गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम सेकंड पार्ट जो है वो पॉलीन्यूक्लियर का डिस्कस करेंगे। इसमें जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं एंथ्रासीन से। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो था वो मैंने आपको करवाया था नेफ्थलीन का। ठीक है, तो सेम जो है वो सीक्वेंस एंथ्रासीन का रहेगा। तो इसमें जो है वो आप जो है वो सबसे पहले क्या पढ़ोगे, प्रिपरेशन, उसके बाद जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मेनली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद जो होती है वो होती है एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, दो तरीके की जो है ये केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, इसका फार्मूला जो होता है मॉलिक्यूलर वो होता है C14H10। ठीक है, इसमें 14 कार्बन एटम होते हैं और 10 जो है वो हाइड्रोजन होते हैं। तो जो मैकेनिज्म होगा वो भी डिटेल में देखेंगे, और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि ओरिएंटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शंस, ये कौन सी पोजीशंस पे जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपके सब्स्टिट्यूट करेंगे या ऐड होंगे। ठीक है, तो अब देखो इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो एंथ्रासीन का जो है वो 3 इसमें रिंग होते हैं, बेंजीन रिंग, और ये ट्राईसाइक्लिक होता है, और इसमें तीनों रिंग जो होते हैं वो ऑर्थो पोजीशन पे क्या होते हैं, फ्यूज़ होते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो अब हम इसमें जो है 3 रिंग बनाते हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे वो हम आगे चल के देखेंगे इसमें। ठीक है, अब रही पोजीशंस की बात, तो पोजीशन आपने यहाँ से स्टार्ट कर देनी है या यहाँ से स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तो देखो 1 2 3 4। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आ जाओ 5 6 7 8, और फिर बीच वाले रिंग को बाद में 9 और 10। ठीक है, अब बच्चे अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या ये इसको हम 11 12 है ना 13 14 बोलेंगे? नहीं, हम सिर्फ नंबरिंग जो है वो उन कार्बन आइटम्स की करते हैं जहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें हर एक कार्बन आइटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बैलेंसी जो है वो पूरी हो गई होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो इसमें हम देखेंगे कि इसमें कितनी पोजीशंस जो हैं वो इक्विवेलेंट होती है, जैसे मैंने नेफ्थलीन में देखा था। तो देखो जैसे मैं मिडिल में ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये बोलता है कि इस मिडिल वाले जो आपके पास जो है वो बिल्कुल सिमिट्री है। देखो इन दो कार्बन आइटम्स पे जो पार्ट इधर को है वही पार्ट उधर को है, तो इसको मैंने गामा गामा बोल दिया। ठीक है, और इससे जो है वो इन दोनों को तो मैं नाम नहीं करूँगा क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो इसके बाद जैसे मैं आगे जाऊँगा तो यहाँ अल्फ़ा, इसको मैंने अल्फ़ा, इसको भी अल्फ़ा, और लास्ट वाले बीटा बीटा। ठीक है, तो ये बोलता है कि कितने डिफरेंट टाइप्स के आपके पास जो है वो कार्बन या हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो होते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो कि इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एंड कार्बन जो होते हैं वो आपके पास जो है वो फर्स्ट पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, ठीक है, एट्थ पोजीशन एंड फिफ्थ पोजीशन, ये सारे इक्विवेलेंट हैं आपस में, मतलब इनका एनवायरनमेंट सेम टाइप के हैं। और ये अल्फा अल्फा आपके पास जो है वो 4 जो है वो 1 2 3 4 है ना, तो वही नंबरिंग मैंने इधर लिखी हुई है। या आप सेकंड उठा लो, थर्ड उठा लो, 7 उठा लो, 6 उठा लो, तो ये भी क्या है, इक्विवेलेंट है आपस में 4 हाइड्रोजन। तो ये बीटा बीटा और ये बीटा बीटा जो है वो हाइड्रोजन आ जाएंगे। सिमिलरली मेरे पास जो है वो 9 10, ये वाले जो बीच वाले हाइड्रोजन है ये भी क्या है, सेम है, इक्विवेलेंट पोजीशंस है, ये गामा गामा पोजीशन जो है वो आ जाती है। तो सबसे पहले आप ये जो आपके पास जो है पॉलीन्यूक्लियर को करने से पहले आपको उनकी पोजीशन जो है वो पता होनी चाहिए कि कौन सी पोजीशन जो है वो इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, इक्विवेलेंट पोजीशन का मतलब यही होता है कि ऐसे कार्बन आइटम जिनका एनवायरनमेंट जो है वो सिमिलर होता है। ठीक है, तो अब आपको जैसे मैं रेंडमली बताता हूँ कि जैसे 8 और 5 को जो है वो क्यों सिमिलर बोला गया, क्योंकि 8 से इधर जाओगे तो क्या मिलेगा, CH, इधर को जाओगे तो क्या मिलेगा, एक कार्बन। ठीक है, जो 2 रिंग में कॉमन है, इधर को जाओगे तो इसके पास भी क्या मिलेगा, एक कार्बन जो 2 रिंग में कॉमन है, और इधर को जाओगे तो क्या मिलेगा, आपके पास CH मिलेगा। तो 5 और 8 का एनवायरनमेंट क्या है, सेम है। ठीक है, तो जिनका एनवायरनमेंट सेम होता है हम उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट। ठीक है, हाइड्रोजन या कार्बन जो है वो मैंने उनको नाम दे दिया। ठीक है, सो आपके पास जो है वो 3 डिफरेंट टाइप्स के जो है वो कार्बन होते हैं, ऐसा बोल लो, जिनको मैंने अल्फा बीटा गामा बोल दिया, या 3 डिफरेंट टाइप्स के जो है वो हाइड्रोजन होते हैं जिनको मैंने अल्फा बीटा गामा बोल दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है वो बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये बोलता है कि आपके पास जो है वो सम अदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स भी होते हैं एंथ्रासीन के अलावा, जो आपको इस चैप्टर में जो है वो याद करने हैं। ठीक है, एक होता है एंथ्राक्यूनोन। ठीक है, तो आप 2 बेंजीन रिंग है तो बीच में आपने रिंग नहीं बनाना, डबल बॉन्ड ओ लगा दोगे तो ये कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, उसको बोलते हैं एंथ्राक्यूनोन। इसको क्या बोल देते हैं, एंथ्राक्यूनोन। अगर आप यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड हटा देते हो, यहाँ CH2 लिखते हो, तो ये बन जाएगा 9th और 10th पोजीशन में बन जाएगा 9 और 10 डाईहाइड्रो एंथ्रासीन। ठीक है, आपको ये याद करना है क्योंकि इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, ये बड़ा कम यूज होगा इसमें। अगर तीनों रिंग की रिडक्शन हो जाए तो उसको बोलते हैं पर हाइड्रो एंथ्रासीन। ठीक है, लेकिन ये 2 बड़े कॉमन है, एक एंथ्राक्यूनोन और एक 9 10
डाईहाइड्रोएंथ्रासीन। तो इनके स्ट्रक्चर्स भी आपको पहले ही पता होने चाहिए ताकि आगे चल के आपको आसानी हो कि आप इनको पहचान लें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो हम करते हैं कि ड्रॉ वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एंथ्रासीन, कि क्या कौन कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं एंथ्रासीन के, एंड गिव एविडेंस इन फेवर ऑफ दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो देखो देर आर टोटल 7 पाई बॉन्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आपने ये याद रखना है कि नेफ्थलीन में जो थे वो मेरे पास कितने थे, 5 थे, एंथ्रासीन में कितने होते हैं, 7 होते हैं, और बेंजीन में कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो जब भी कभी भी आपके पास ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होते हैं तो वो चीज़ जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगी, अगर वो साइक्लिक है और कंजुगेशन में है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप इसके पाई बॉन्ड बनाओगे तो आपने इस तरीके से बनाना है। ठीक है, ये बना लिया मैंने बेंजीन, ठीक है, और ये इस तरीके से अगला रिंग, 3 रिंग बना लिए, 3 इस तरीके से बना लिए। मैंने यहाँ मिडल में नहीं बनाया, आगे चल के मैं मिडल में भी बनाऊंगा, लेकिन मैंने यहाँ पहले मैं मिडल पे नहीं बनाया। पहले मैं ओवरऑल सारे स्ट्रक्चर देखूंगा कि सबसे स्टेबल कौन हुआ, तो फिर ये 2 बॉन्ड कंजुगेशन में और लास्ट में 2 बॉन्ड, तो टोटल 7 बॉन्ड। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये की स्ट्रक्चर है जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो। ठीक है, तो अब आपने सेकंड स्ट्रक्चर इसका बनाना है, मैंने थोड़ा कलर किया, आप एक ही पेन से बना सकते हो। तो सेकंड स्ट्रक्चर में आपने क्या किया कि इसको रोटेट कर देना है, फर्स्ट वाले के पाई बॉन्ड के कर देने, रोटेट कर देना है। ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और ये यहाँ आ जाएगा। तो देखो आपको ये वाला स्ट्रक्चर, बाकी रेस्ट एज इट इज़, ये वाला मैंने छेड़ा नहीं, इसको मैंने एज इट इज़ ही बनाया। ठीक है, तो आप ये प्रैक्टिस करना है, आप कॉपी पे आप ये बना लोगे। ठीक है, उसके बाद मैंने फर्स्ट वाले को रोटेट किया। अब मैं क्या करूँगा कि जो सेकंड वाला है, ये जो सेकंड वाले मैं इनको रोटेट करूँगा, ये जो आपको बीच में दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये 3 पाई बॉन्ड, अब मैं इनको रोटेट करूँगा, बाकी फिक्स रखूँगा, बाकी एज इट इज़। ठीक है, तो देखो ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड सेम रहे, और मैंने इसको रोटेट किया, तो मेरे पास ये बन गया पाई पाई पाई, थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने किसको रोटेट किया, सेकंड को, रिंग को रोटेट किया। अब मैं जब थर्ड से फोर्थ में जाऊंगा तो मैं अब जो है वो किस रिंग को मैं रोटेट करूंगा, देखो थर्ड वाले को मैं रोटेट करूंगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला, इसको रोटेट करूंगा, बाकी एज इट इज़। तो जैसे इसको रोटेट किया तो ये वाला पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया, ऐसे और ऐसे। तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरे पास जो है वो बन गए। ठीक है, तो कुछ नहीं किया जी, पहले 1 से 2 में जाने के लिए पहले को रोटेट किया। ठीक है, 2 से 3 में जाने के लिए 2 को रोटेट किया, 3 से 4 में जाने के लिए 3 को रोटेट किया। तो आउट ऑफ 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे वीडियो पॉज करना है और आपने जो है वो खुद आंसर देना है कि आउट ऑफ 1, 2, 3 एंड 4 विच इज़ मोर स्टेबल। ठीक है, तो कौन सा रूल लगेगा, फ्राइज रूल लगेगा। तो फ्राइज रूल जो है वो आपको बताएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल होता है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा बेंजीनॉइड रिंग्स होंगे वो स्ट्रक्चर जो है वो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि इसमें बेंजीनॉइड रिंग सबसे ज़्यादा हैं। तो आपने इस तरीके से उंगली से कवर करके जो है वो आप देख सकते हो, इसमें एक बेंजीन रिंग है, इसको कवर कर दो, तो इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, ये क्विनॉइड रिंग होता है। ठीक है, अगर इस तरीके से बना हुआ तो एक क्विनॉइड आ गया, इधर को भी क्या आ गया, इसके पास क्विनॉइड आ गया। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में एक बेंजीन रिंग और 2 क्विनॉइड रिंग। इसमें देखो एक बेंजीन रिंग आ गया, इधर को मैंने कवर किया तो इसके पास एक और बेंजीन दिख रहा है मेरे को, क्योंकि कॉमन है ना ये रेड वाला पाई बॉन्ड। तो 2 बेंजीन रिंग हो गए, दोनों को मैंने कवर किया, तो मेरे पास जो है वो एक क्विनॉइड सिस्टम बच गया है ना, जिसमें ऐसे पाई बॉन्ड होते। तो 2 बेंजीन रिंग और एक क्विनॉइड रिंग है ना। इसमें मुझे एक बेंजीन रिंग मिला था, इसमें देखते हैं एक क्विनॉइड मिल गया मेरे को पहले ही, इधर को बेंजीन मिल गया। ठीक है, और इधर से भी मेरे को क्या मिल गया, बेंजीन। तो 2 बेंजीन और एक क्विनॉइड। 2 और 3 में सेम केस हो गया, 2 बेंजीनॉइड और एक क्विनॉइड। फोर्थ में देखो इसमें क्विनॉइड है ना, क्विनॉइड है ना, ये भी क्विनॉइड, इसको देखना आपने, क्विनॉइड 2 को कवर करके देखा तो एक बेंजीन मिला। तो फर्स्ट और फोर्थ में एक बेंजीन और 2 क्विनॉइड, और 2 और 3 में 2 बेंजीनॉइड और एक क्विनॉइड। ठीक है, तो मैंने इसी को जो है वो लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू फ्राइज रूल जो है वो सेकंड एंड थर्ड स्ट्रक्चर जो है इज मोर स्टेबल बिकॉज इट कंटेन 2 बेंजीनॉइड रिंग्स एंड अदर 2 स्ट्रक्चर्स 1 and 4 कंटेन 1 बेंजीनॉइड रिंग्स। ठीक है, मैंने ये टेबल में भी लिखा हुआ है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 के पास जो है नंबर ऑफ बेंजीनॉइड कितने हैं, 1, और क्विनॉइड कितने हैं, 2। 2 और 3 के पास 2 और एक क्विनॉइड, और फोर्थ के पास जैसे 1 में है एक 1 बेंजीनॉइड और 2 क्विनॉइड। तो क्विनॉइड सिस्टम ये होता है जिसमें इस तरीके से है ना हो, ऐसा रिंग दिखे आपको है ना, ये मतलब डॉटेड सा बनाया हुआ है कि ये कॉमन फ्यूज भी हो सकता है इस तरीके से, पर इसके पास पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए ना ऐसे। ठीक है, कॉमन तो क्विनॉइड सिस्टम होता है विद 2 डबल बॉन्ड्स है ना। तो मोर इज द नंबर ऑफ बेंजीनॉइड रिंग्स, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड मोर विल बी इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड।
तो यहाँ से आपको आंसर मिल गया कि सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर जो है, सेकंड एंड थर्ड आर मोर स्टेबल, ठीक है, जिनमें 2 बेंजीनॉइड रिंग्स होंगे। तो आगे चल के जब भी हम मैकेनिज्म जो है वो हम देखेंगे तो हो सकता है हम वहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करें जिसमें 2 बेंजीनॉइड रिंग्स हो, ठीक है। अब ये बोलता है कि कुछ एविडेंस भी बताओ जो सपोर्ट करें इस रेजोनेंस को। तो आपने 2 एविडेंस दे देने हैं, एक एक्सरे स्टडीज़ है और दूसरा आंसर क्या है, रेजोनेंस एनर्जी। तो उसमें थोड़ा सा लिखना भी है आपने। एक्सरे स्टडीज़ ने ये बोला कि मॉलिक्यूल जो होता है वो आपका प्लेनर होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल आपका कैसा होता है, प्लेनर होता है, एंड मोर ओवर ऑल द बॉन्ड लेंथ्स आर नॉट इक्वल, है ना। बेंजीन में और में सारी बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वल होती हैं, लेकिन आपने नेफ्थलीन में भी देखा उसमें बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वल नहीं होती। एंथ्रासीन में बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होती, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो आपको जो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं उनको जो है वो देख के आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये बोलता है कि आप ऑब्जर्व करना जरा C1 C2 बॉन्ड और C2 C3 बॉन्ड, ठीक है, सारे स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। तो ये बोलता है आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को आपने जो ड्रॉ किए हैं आप पहले वो बनाना, फिर आप इसका रीजन जो है वो देखना। तो ये बोलता है कि C1 C2 बॉन्ड जो है हैज़ डबल बॉन्ड करेक्टर इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 एंड 3। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 थे उनमें C1 और C2 के बीच में क्या था, डबल बॉन्ड था। और स्ट्रक्चर 4 जो था इसके पास जो है वो सिंगल बॉन्ड करेक्टर था, ठीक है। तो आउट ऑफ 4 स्ट्रक्चर C1 C2 बॉन्ड जो था वो आपके पास डबल बॉन्ड है 3 स्ट्रक्चर्स में। तो मैं बोल सकता हूँ कि डबल बॉन्ड करेक्टर जो है C1 C2 का वो कितना है, 3/4 डबल बॉन्ड करेक्टर है, ठीक है। एक बार आपको डायग्राम से भी समझा देता हूँ। देखो C1 C2 है ना, आपने ये ड्रॉ कर लेनी है। इसमें डबल बॉन्ड है फर्स्ट स्ट्रक्चर में, सेकंड में भी डबल बॉन्ड है, थर्ड स्ट्रक्चर में भी डबल बॉन्ड है C1 C2 के बीच में, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया C1 C2 के बीच में। तो आउट ऑफ 4 स्ट्रक्चर्स 3 स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड करेक्टर जो है वो कितना आ जाएगा आउट ऑफ 4, 3/4। कितना आ जाएगा जी, 3/4। तो C2 C3 को भी देख लो, C2 C3 C2 C3 C2 C3 तीनों में क्या है, सिंगल बॉन्ड करेक्टर, और एक में क्या है, डबल बॉन्ड करेक्टर। तो मैं पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की बात करूं तो C2 C3 का कितना आ जाएगा, 1/4, कि आउट ऑफ 4 में से एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। तो C2 C3 में 1/4 जो है वो क्या होगा, डबल बॉन्ड करेक्टर होगा। मैंने यही बात इसमें लिखी हुई है। सिमिलरली C2 C3 बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड करेक्टर इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 एंड इन स्ट्रक्चर 4 इट हैज़ डबल बॉन्ड करेक्टर, सो वी मे से दैट C2 C3 बॉन्ड जो है वो ओवरऑल हैज़ 1/4 डबल बॉन्ड करेक्टर्स में होता है, ठीक है। तो बोलने की बात मेरी ये है कि C1 C2 बॉन्ड और C2 C3 जो है वो उनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि C1 C2 में ज़्यादा डबल बॉन्ड करेक्टर है। ज़्यादा डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से जो है वो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, जो है वो शॉर्टर हो जाएगी, ठीक है। इसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर हो जाएगी, किससे, C2 C3 से हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो C2 C3 में सिंगल बॉन्ड ज़्यादा करेक्टर है, तो उसमें जो है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो दिस इज़ द रीज़न कि क्यों जो है वो आपके पास एंथ्रासीन में जो है वो बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होती, ठीक है। तो इसमें देखो रेजोनेंस भी हो रही है लेकिन बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं आ रही है। तो ऐसा जो है वो रेयर होता है, क्योंकि जहाँ पे भी रेजोनेंस होती है वहाँ पे बॉन्ड लेंथ हमारी इक्वल हो जाती है। जैसे बेंजीन के केस में आपने देखा होगा तो 2 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होते थे उसमें बेंजीन के, तो दोनों की जो है वो इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होती थी। तो ये ध्यान रखना, जब आपके पास इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन हो ना, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो 4 हैं, चाहे वो 6 हैं, चाहे वो 8 हैं, चाहे वो 2 हैं, अगर वो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं तब सबकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वली कंट्रीब्यूट ना करे रेजोनेंस हाइब्रिड को, तो वहाँ पे बॉन्ड लेंथ में जो है वो थोड़ा डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं बात करूँ एंथ्रासीन के केस में, तो जो स्ट्रक्चर 2 और 3 होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इनमें 2 में बेंजीनॉइड रिंग्स जो है वो प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रक्चर जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं, तो ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं एज कंपेरिजन टू 1 एंड 4। तो जब ऐसा हो जाए, इन अनइक्वल कंट्रीब्यूशन हो जाए, इसको क्या बोलते हैं, अनइक्वल कंट्रीब्यूशन। तो अनइक्वल कंट्रीब्यूशन जो है वो दिस लीड्स टू डिफरेंस इन द बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो मैंने ये लिखा है कि दिस डिफरेंस इन बॉन्ड लेंथ राइजेस ड्यू टू द अनइक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। तो एक्सरे स्टडीज ने जो था वो रेजोनेंस को क्या किया था, सपोर्ट किया था, या एक एविडेंस है इन केस ऑफ, ठीक है, रेजोनेंस के केस में, ठीक है जी। फिर इसके बाद जो है वो सेकंड इसका जो है वो एविडेंस आता है रेजोनेंस एनर्जी। मैं रेजोनेंस एनर्जी की आपसे पहले ही बात कर चुका हूँ नेफ्थलीन में, तो आपको वो वैल्यू याद रखनी है कि बेंजीन की कितनी होती है और नेफ्थलीन की कितनी होती है। बेंजीन की आपको मैंने बताई थी कि पर रिंग होती है 151 kg पर मोल, और नेफ्थलीन की कितनी कैलकुलेट की थी हमने कल, एक्सपेरिमेंटली हमने देखा था कि 255 होती है। तो एंथ्रासीन की मैं आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बताता हूँ यहाँ पर, हालांकि आपको ये याद नहीं रखनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको याद रहे तो ज़्यादा ठीक है। देखो आपने एक नंबर 150 याद रख लेना है,
नेफ्थलीन के 250 और एंथ्रासीन का 350, है ना, इस तरीके से। तो आप रेजोनेंस एनर्जी का आंसर जो है वो दे सकते हो। तो आपने कंपेयर ही करनी है रेजोनेंस एनर्जी, और आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो अब आपको पर रिंग जो है वो रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करनी है। पर रिंग बेंजीन की कितनी होती है 151, उसमें एक ही रिंग होता है। पर रिंग नेफ्थलीन की कितनी आ जाएगी, उसमें 255 टोटल होती है, तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। तो पर रिंग निकाल ली मैंने 127.5, ठीक है। तो नेफ्थलीन की रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन से कम होती है। पर रिंग जो है वो एंथ्रासीन की भी निकाल लो, 351.5, 3 इज इक्वल टू 117। तो यहाँ से तो मुझे ये पता चलता है कि एंथ्रासीन की तो सबसे कम क्या है रेजोनेंस एनर्जी है नेफ्थलीन से भी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो स्टेबल कौन हुआ, बेंजीन, है ना, जिसकी रेजोनेंस एनर्जी पर रिंग जो है वो आपके पास जो वो ज़्यादा होगी, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। सो बेंजीन हैज़ ग्रेटर रेजोनेंस एनर्जी एंड इट विल बी मोर स्टेबल होगा देन नेफ्थलीन। एंड नेफ्थलीन की जो है वो कम होती है, सॉरी नेफ्थलीन की ज़्यादा होती है एंथ्रासीन से, तो नेफ्थलीन इज मोर स्टेबल देन द एंथ्रासीन, ठीक है। अब रिएक्टिविटी की बात करूं तो आपके पास उल्टा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन जो है वो ऊपर आपको लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन बना दिया मैंने, कंपेयर द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ नेफ्थलीन, एंथ्रासीन एंड बेंजीन। तो कैसे कंपेयर करोगे, है ना, विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या कंपेयर द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा। तो जिसकी रेजोनेंस एनर्जी कम होगी वो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एंथ्रासीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, उससे कम एंथ्रासीन की होती है, सबसे कम किसकी होगी, बेंजीन की होगी। या मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ तो उल्टा आंसर आ जाएगा, बेंजीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और फिर कम स्टेबल नेफ्थलीन होगा, और उससे कम स्टेबल एंथ्रासीन होगा, ठीक है। और रही एरोमेटिसिटी की बात, है ना, तो थोड़ा सा आपको एरोमेटिसिटी भी कैलकुलेट करने को आनी चाहिए। और एक और बात बता दूं, एरोमेटिसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, स्टेबिलिटी के। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसमें एरोमेटिसिटी भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, बेंजीन स्टेबल है तो बेंजीन में एरोमेटिसिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। और एरोमेटिसिटी जो होगी वो नेफ्थलीन में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और एंथ्रासीन में एरोमेटिसिटी और ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि ये फार्मूला है एरोमेटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। फिलहाल आपको ये याद रखना है। अगर हक्कल रूल आप लगाओगे तो एंथ्रासीन में 7 पाई बॉन्ड होते हैं, तो 7 पाई बॉन्ड मतलब आपके पास 7 पाई बॉन्ड इंटू 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप फार्मूला ये होता है हक्कल रूल का, 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 14। तो यहाँ से n की वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए, 1 2 3 4, कोई फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए। अगर वो फ्रैक्शन आती है तो एरोमेटिक नहीं है। तो हमें n निकालना होता है, तो 4n इज इक्वल टू 14 - 2 12, n की वैल्यू 3 आ गई, तो एक इंटीजर है, हेंस इट्स फॉलोज हक्कल रूल्स। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एरोमेटिक आ जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। नेफ्थलीन के केस में कैसे निकालोगे, वहाँ पे 5 बॉन्ड होते हैं, तो 5 × 2 10 आ जाता, 10 - 2 8 आता, और n की वैल्यू कितनी आती, 2 आती, ठीक है। तो अगर ऐसे वैल्यू आए 1 2 3 4, हमें n की वैल्यू निकालनी होती है, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। रिफ्रैक्शन में आती तो फिर ये एरोमेटिक नहीं होता, ठीक है। अब बारी आती है इसके सिंथेसिस की, ठीक है, जहाँ से ये चैप्टर शुरू होता है और जहाँ से इसके मेन क्वेश्चन जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट देखेंगे। हैवर्थ सिंथेसिस, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी करवाई थी। अब इस केस में मैं क्या लूँगा, बेंजीन और थैलिक एनहाइड्राइड लूँगा। ये होता है थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है, बेंजीन रिंग और C डबल बॉन्ड O, इस तरीके की एक आपके पास रिंग जुड़ी होती है, उसको बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। अगर इस O की जगह इधर को OH होता और इधर को भी OH होता तो वो थैलिक एसिड बन जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो क्लोज हो गया, तो आपके पास ये एनहाइड्राइड की लिंक है, जिसको बोल देते हैं थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन शो करेगा। ये मैंने डॉटेड लाइन बनाई हुई है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O यहाँ जुड़ जाएगा और इसका हाइड्रोजन जो है वो O पे ट्रांसफर हो जाएगा। ये हमने पीछे भी की थी, C डबल बॉन्ड O, है ना। बाकी पूरा रिंग वैसे का वैसे देखो, C डबल बॉन्ड O OH, है ना, ये यहाँ पे बन गया। इसके बाद जो है वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में या HF की प्रेजेंस में साइक्लाइजेशन हो जाएगी। यहाँ से जो है वो OH और यहाँ से H निकल जाएगा, इस रिंग से H, और ये बड़ा OH वाटर निकल जाएगा, और ये C यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो गई, साइक्लाइजेशन हो गई। बेंजीन रिंग 2, C डबल बॉन्ड O। तो ये बना आपके पास एंथ्राक्विनोन, है ना। इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपको नाम याद रखने हैं। तो वो बोलता है कि कन्वर्ट जो है वो आपके पास, हाउ विल यू प्रिपेयर, ठीक है, एंथ्राक्विनोन। तो एंथ्राक्विनोन की प्रिपरेशन भी है। अब एंथ्राक्विनोन से मैं 2 मेथड से जो है वो एंथ्रासीन बना सकता हूँ। इसकी रिएक्शन जिंक डस्ट की प्रेजेंस में इसको हीट कर दो तो डायरेक्ट मेरे पास एंथ्रासीन बन जाएगी। एंथ्राक्विनोन से क्या बन जाएगी, एंथ्रासीन बन जाएगी। अगर ऐसा नहीं करना है तो आपने इसको हाइड्रोजन की प्रेजेंस में और सोडियम मिथॉक्साइड की प्रेजेंस में अगर आप इसको हीट करोगे तो ये रिड्यूस हो जाएंगे, C डबल बॉन्ड O और ये C डबल बॉन्ड O। तो ये क्या बन जाएगा, CH2, और ये भी क्या बन जाएगा, CH2। और बाद में आपको पता है कि अगर एक बार CH2 बन गया तो सेलेनियम की प्रेजेंस में हीट करो या प्लेटिनम की प्रेजेंस में हीट करो तो वहाँ पे एरोमेटाइजेशन हो जाएगी। अगर एरोमेटाइजेशन हो जाएगी तो ये मेरे पास जो है वो
जो है वो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा और ये रिंग में तब्दील हो जाएगा तीनों में। तो एंथ्रासीन, तो एंथ्राक्विनोन से दो मेथड होते हैं, या तो जिंक के साथ डायरेक्ट हीट कर दो, डायरेक्ट बना दो एंथ्राक्विनोन से एंथ्रासीन, या इस रूट से जो है वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन की थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, साइक्लाइजेशन की कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर लो या चैफ के साथ कर लो, तो एंथ्राक्विनोन बना। एंथ्राक्विनोन की रिएक्शन मैंने जिंक के साथ कर दी, हीट कर दिया, तो डायरेक्ट क्या बन गया, एंथ्रासीन बन गया। ठीक है, दूसरी रिएक्शन आती है डाईएल्डर रिएक्शन। तो डाईएल्डर रिएक्शन से भी जो है वो मैं यहाँ पे जो है वो एंथ्रासीन बना सकता हूँ। ठीक है, और डाईएल्डर रिएक्शन ही एक ऐसी रिएक्शन है जो एंथ्रासीन जो है वो, इससे एंथ्रासीन को मैं बना भी सकता हूँ और एंथ्रासीन जो है वो ये रिएक्शन शो भी करता है। ठीक है, खुद भी शो करता है ये रिएक्शन। तो देखो मैंने यहाँ पे 1,4 नेफ्थाक्विनोन लिया। ठीक है, ये मैंने रेड 2 डॉट इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे एडिशन होगी। ठीक है, और मैंने लिया 1,3-ब्यूटाडाइन। तो डाईएल्डर रिएक्शन जो होती है वो डाई-इन सिस्टम की बड़ी फेमस रिएक्शन होती है, जिनमें 2 डबल बॉन्ड इस तरीके से सिस फॉर्म में हो। ठीक है, सिस मतलब इस तरीके से है ना, आपके पास जो है वो फॉर्म में हो। तो जब इसकी रिएक्शन की नेफ्थाक्विनोन के साथ, ठीक है, तो नेफ्थाक्विनोन के साथ जब इसकी रिएक्शन हुई तो कैसे इसकी रिएक्शन करनी है, देखो ये बड़ा पाई बॉन्ड यहाँ पे, ये बड़ा पाई बॉन्ड, मतलब इन रेड और इस कार्बन के बीच में ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा और ये पाई बॉन्ड इधर को मूव कर जाएगा। इसको बोलते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, एक पूरा फुल फ्लैश चैप्टर है एमएससी केमिस्ट्री में। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ये बेंजीन रिंग, ये सी डबल बॉन्ड हो, तो जैसे ये पाई बॉन्ड इधर मूव किया तो बॉन्ड बन गया इस रेड और इस CH2 के बीच में, ये बॉन्ड बना। और जैसे ये बड़ा पाई बॉन्ड मूव किया तो यहाँ पे भी बॉन्ड बन गया, जुड़ गया CH2 और इसका पाई बॉन्ड CH के बीच में आ गया, तो इसको बोलते हैं डाईएल्डर एडक्ट। ठीक है, तो जैसे डाईएल्डर एडक्ट बना, इसको आप एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करोगे। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जो है वो माइनस हो जाएंगे, सॉरी ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बीच वाले ये ऐसे रहेंगे, ये बीच वाले हाइड्रोजन, तो यहाँ पे जो है वो रिंग बन जाएगा। तो आपके पास एंथ्राक्विनोन हो गई और ये बेसिकली एक ऑक्सीडेशन है, और यहाँ से आपके पास जो है जिंक की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो आपके पास एंथ्राक्विनोन बन गया। तो जिंक डस्ट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करो तो क्या बन जाएगा, एंथ्रासीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो था वो आपके पास जो था डाईएल्डर से जो थी वो प्रिपरेशन थी। ठीक है, उसके बाद जो है वो ये बोलता है कि ऑर्थोब्रोमो बेंजाइल ब्रोमाइड से जो है वो कैसे प्रिपेयर करोगे। ठीक है, तो ये देखना जरा, अब आपको ऑर्थोब्रोमो बेंजाइल ब्रोमाइड जो है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो है वो आप कैसे जो है वो ड्रॉ करोगे, देखो तो इसमें जो है वो आपको लेना है CH2Br, और ये है आपका बेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये वाला, और ऑर्थो पे अगर ब्रोमीन लगा दोगे तो वो आपके पास क्या बनेगा, ऑर्थो ब्रोमो बेंजोइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल जो है वो आपने ले लेने हैं, एक और मॉलिक्यूल आपने ले लिया। ठीक है, उसको रिवर्स बनाना है, जो Br इधर है तो उसका Br इधर बनाना है, CH2Br तो CH2Br इधर बनाओगे आप। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है कि सोडियम की प्रेजेंस में जो है वो आपने ये रिएक्शन करनी है। तो जैसे सोडियम 4 सोडियम ले लेने हैं आपने, तो यहाँ से जो है वो क्या निकल जाएगा, 4NaBr निकल जाएगा ये वाला। ठीक है, और ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये CH2 इधर जुड़ जाएगा, ये CH2 इधर जुड़ जाएगा Br की जगह, तो ये बन जाएगा 9,10 डाईहाइड्रो एंथ्रासीन। ठीक है, ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि ये आपको याद रखना है इसका नाम। अब 9,10 डाईहाइड्रो एंथ्रासीन बन गया, आप इसकी सेलेनियम या पैलेडियम कार्बन की प्रेजेंस में रिएक्शन कर दो तो एरोमेटाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास डायरेक्ट क्या बन गया, एंथ्रासीन बन गया। ठीक है, या इसकी क्या कर दो, ऑक्सीडेशन भी कर दो। ठीक है, इसकी क्या कर दो, ऑक्सीडेशन भी कर दो, तब भी आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास चॉइस है। ठीक है, सिमिलरली एंथ्रासीन जो होती है कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्थोक्लोरोबेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, इस Br की जगह क्या ले लो, Cl ले लो, सेम रिएक्शन वैसे ही प्रोसीड करेगी। 4th रिएक्शन है फ्रॉम बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, तो बेंजाइल क्लोराइड ही होता है CH2Cl, तो आपने ड्रॉ करना है CH2Cl, एक H मैंने ऐसे बाहर को एक्सटेंड कर दिया इसका, एक और मॉलिक्यूल ड्रॉ करो, इसका H और इसका CH2Cl, ये H है, तो यहाँ से क्या निकाल देना है आपने, HCl, यहाँ से भी क्या निकाल देना है, HCl, AlCl3 की प्रेजेंस में, तो इन दोनों को जोड़ देना है CH2, और इधर भी क्या जोड़ दो CH2 और ये बेंजीन रिंग। ठीक है, ये जो रेड वाले की है निकाल देना है। ठीक है, फ्लिप करके बनाना है, जैसे CH2Cl इधर है तो इसका CH2Cl दूसरे मॉलिक्यूल का इधर, इसका H इधर तो इसका H इधर, है ना, फेस करने के लिए। और पैलेडियम कार्बन की प्रेजेंस में, सेलेनियम की प्रेजेंस में सेलेनियम लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटाइज हो जाएगा, जैसे ऊपर वाले स्टेप में हुआ। तो वो कॉमन से जो है वो ये रिएक्शन है। उसके बाद आती है इल्ब्स रिएक्शन।
इल्ब्स रिएक्शन में जो है वो आपके पास क्या है, 2 मिथाइल बेंजोइल क्लोराइड आपने लेना है। क्या लेना है, 2 मिथाइल बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड ये होता है, और 2 मिथाइल या ऑर्थोमिथाइल इस तरीके से ले लेना, और एक आपने बेंजीन रिंग लेना है। तो यहाँ से HCl आपने माइनस कर दिया, ये जुड़ गया, और इसको आप हीट करोगे AlCl3 की प्रेजेंस में। उसके बाद आप इसको हीट करोगे तो साइक्लाइज करके एंथ्रासीन बना देगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन थोड़ी सी क्रैमिंग भी है इनमें, तो आपको थोड़ा सा जो है वो ये याद करनी है। तो इतनी आपने याद करनी है। उसके बाद जो है वो आपके पास जो है वो आती है इसकी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो आपसे पेपर भी डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा जो है वो बता दूं। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मेल्टिंग पॉइंट 489 होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, स्लाइटली सॉल्युबल होता है इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, अल्कोहल। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो इसमें इट इज़ मोर रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर्ड टू बेंजीन एंड नेफ्थलीन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी रेजोनेंस एनर्जी जो होती है वो बड़ी कम होती है। इट इज़ ऑल्सो शो एडिशन रिएक्शन। तो पहला इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एंथ्रासीन। ठीक है, ऐसा मेरे पास नेफ्थलीन में भी क्वेश्चन था। और ओरिएंटेशन की बात करूं तो एक्सप्लेन व्हाई इन एंथ्रासीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट 9th and 10th पोजीशन। ये जो 9th और 10th पोजीशन होती है, यहाँ पे जाके जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है जाके, ना कि फर्स्ट पे जुड़ता है, ना कि सेकंड पे जुड़ता है, ना वो थर्ड पे जुड़ता है, वो जाके कहाँ जुड़ता है, 9th और 10th पोजीशन पे जो है वो जाके जुड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि या तो 9th पे जुड़ जाएगा या 10th पे जुड़ जाएगा, क्योंकि दीज आर इक्विवेलेंट पोजीशन। या बोलने का मतलब क्या हो गया कि वो गामा पोजीशन पे जुड़ता है। ये अल्फा, ये अल्फा, अल्फा अल्फा पे भी नहीं जुड़ता, बीटा बीटा पे भी नहीं जुड़ता है, क्योंकि 2 और 3 इक्विवेलेंट है। ना वो 1 पे जुड़ेगा, ना वो 4th पे जुड़ेगा। जुड़ेगा कहाँ, या तो 9 पे या तो 10 पे। तो ऐसा क्यों ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो 9 और 10th पोजीशन पे जो है वो अटैक करता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर देने से पहले मुझे एक बेसिक सा मैं मैकेनिज्म आपको लिख दूं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का बेसिक मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एंथ्रासीन। तो आपको पहले इसका जो है वो आंसर देना है। तो इलेक्ट्रोफाइल आप सबसे आंसर चला अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। तो सबसे पहले आपने इलेक्ट्रोफाइल बनाया, ई पॉजिटिव जेड नेगेटिव। ई पॉजिटिव अपने इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इसका अटैक करवाना है अब। तो मैंने पहले ही अटैक इसका किस पोजीशन पे करवा दिया, 9th पे। इस पाई बॉन्ड को मूव किया इस 9th कार्बन एटम पे। तो एरो आपने ऐसे ही बनाना है कि इस पाई बॉन्ड को मूव कर दिया आपने 9th कार्बन पे। तो ई पॉजिटिव जाके इसके पास जुड़ेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आ गया और इस कार्बन पे क्या आ गया था, पॉजिटिव। तो ई यहाँ जुड़ गया और ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब जैसे ही पॉजिटिव इस कार्बन एटम पे आया, तो कभी भी 2 फ्यूज्ड रिंग जो होते हैं उनका जो कॉमन कार्बन होता है, जो ब्रिज हेड कार्बन एटम होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, वो बहुत हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो इमीडिएटली जैसे इस पे पॉजिटिव आएगा, ये बड़ा पाई बॉन्ड मूव कर जाएगा इस कार्बन एटम पे नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बना देगा, पाई बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना, जो बीच वाला कार्बन एटम है। तो इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट टाइम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोला था। अब ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जो होगा वो क्या करेगा कि अगले केस में न्यूक्लियोफाइल आएगा, और वो क्या करेगा, वो क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन है तो एक गया है तो एक बाहर भी आएगा। तो जेड नेगेटिव क्या करेगा कि यहाँ से H पॉजिटिव ले जाएगा। जैसे ही H पॉजिटिव ले गया तो ये पाई बॉन्ड दोबारा मूव कर जाएगा यहाँ पे इस कार्बन एटम पे नेगेटिव। जैसे ही H पॉजिटिव गया तो यहाँ से पाई बॉन्ड आगे मूव करेगा, क्योंकि H पॉजिटिव गया तो यहाँ नेगेटिव है, तो इस कार्बन पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड जो है वो इस कार्बन एटम पे मूव करेगा, ये बीच वाले पे, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड, और इधर भी क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड और ये ई, तो 9 सब्स्टिट्यूटेड मेरे पास प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में ऐसा पूछता है कि एक्सप्लेन व्हाई इन एंथ्रासीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट 9th and 10th पोजीशन। तो अपने टाइम देख लेना कि कितना है। तो अगर टाइम है आपके पास तो आप ये बड़ा भी एक्सप्लेन कराओ। ठीक है, और ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन आपका ऐसा क्यों बनता है, इसका रीज़न जो है वो अब चला, इसका रीज़न जो है वो आप क्या दोगे। ठीक है, तो इसका रीज़न जो है वो क्या आएगा, तो इसका रीज़न करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका रीज़न करने के लिए आपको कार्बन नंबर 1, ये जिसको मैं अल्फ़ा बोलता हूँ, ये बड़ा 1 अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा होता है तो आप कहीं भी अटैक करा लो। और एक होता है बीटा, ये बड़ा बीटा, और ये बीटा, और ये होता है गामा, और ये गामा, इसको 9th और 10th बोलते हैं। तो सबसे पहले अटैक करवाना है आपने C1 पे और C2 पे और फिर C9 पे, और जो भी इंटरमीडिएट बनता है उसकी स्टेबिलिटी आपने क्या करनी है, कंपेयर करनी है। ठीक है, तो आपको बेसिक देखो स्ट्रक्चर कौन सा बनाना है, जो सबसे की पॉइंट है, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाओगे तो सबसे पहले तो आप ये भूल जाते हो कि किस स्ट्रक्चर पे जो है वो मैं इलेक्ट्रोफिलिक का अटैक करूं। तो देखो मैंने यहाँ पे एंथ्रासीन का वो स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें 2 बेंजीन रिंग होते हैं। ठीक है, देखो ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, क्योंकि ये सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
और जब स्टार्टिंग में मैंने इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाए थे तो मैंने ये यहाँ बीच में नहीं बनाया था, वो ये इस तरीके से 3 बनाया था। तो ये चीज़ें याद रखनी होती हैं आपको। तो जब आप C1 और C9 वाले ऐसे क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो ऐसे यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग होने चाहिए, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा फिर आपका। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करते हो तो C1 पे अटैक कराना है मैंने, इस फर्स्ट पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना, तो जिस कार्बन पे अटैक कराना है पाई इलेक्ट्रॉन उसी कार्बन पे मूव करते हैं, तो ये E पॉजिटिव इसी कार्बन पे मूव करेगा और यहाँ जुड़ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कार्बोकेटाइन बना मेरे पास, और मेरे पास जो है वो एक नेफ्थलीन टाइप का एक सिस्टम बन गया जिसमें एक बेंजीन रिंग है और एक क्विनोइड सिस्टम है, ठीक है। तो हैविंग 1 नेफ्थलीन सिस्टम। अब मैंने कार्बन 2 पे अटैक करवाना है, तो पाई बॉन्ड मेरा मूव करेगा सेकंड कार्बन एटम पे, E पॉजिटिव मेरे ने अटैक किया और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया। तो कार्बोकेटाइन हैविंग 1 नेफ्थलीन सिस्टम, इसमें भी कार्बोकेटाइन मेरा बना वैसे ही जैसे इसमें एक नेफ्थलीन सिस्टम जो है वो एडिशनल जुड़ा हुआ है। लेकिन जब मैं 9th पोजीशन पे अटैक करूंगा, गामा पोजीशन पे अटैक करूंगा, जैसे ही पाई बॉन्ड इधर मूव किया, क्योंकि जिस पोजीशन पे अटैक करना होता है पाई इलेक्ट्रॉन उधर ही मूव करेंगे, तो E पॉजिटिव जो है वो इस कार्बन पे जुड़ गया E, और यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव नहीं आ सकता क्योंकि ये फ्यूज्ड है, ये ब्रिजड कार्बन एटम है, तो यहाँ पे स्टेबल नहीं होता। तो इसको स्टेबल करने के लिए फटाफट ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे मूव करेगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ आ गया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो अब आप देखो ये कार्बोकेटाइन बना, लेकिन ये कार्बोकेटाइन की खास बात ये थी कि इस तरफ को भी बेंजीन रिंग है और इस तरफ को भी क्या है, बेंजीन रिंग है। तो कार्बोकेटाइन हैविंग 2 सेपरेट बेंजीन रिंग्स, और फ्राइज रूल से तो आपको पता ही है कि ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें एक बेंजीन रिंग जो है वो ज़्यादा हो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो आपको आंसर आई होप मिल गया होगा कि क्यों 9th पोजीशन पे अटैक जो है वो सबसे पहले होता है। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एट C9 पोजीशन प्रोड्यूसेस कार्बोकेटाइन हैविंग 2 इंडिविजुअल बेंजीन रिंग्स, ये और ये, ठीक है। ऐसे आपको आंसर लिखना है। एंड द टोटल रेजोनेंस एनर्जी ऑफ दिस इंटरमीडिएट कितनी आ जाएगी, 2 × 151, 302 किलो जूल पर मोल, क्योंकि एक बेंजीन रिंग की इंडिविजुअल की कितनी होती है 151, दूसरे की भी कितनी होगी 151, तो 302 किलो जूल पर मोल होगी। VRH C1 और C2 कार्बन पे अगर प्रोड्यूस करेंगे हम कार्बोकेटाइन हैविंग 1 नेफ्थलीन लाइक स्ट्रक्चर, सो द टोटल रेजोनेंस एनर्जी जो होगी फॉर सच इंटरमीडिएट कितनी है 255 किलो जूल पर मोल है। तो रेजोनेंस और स्टेबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो मैं बोल सकता हूँ बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म्ड बाय द अटैक ऑफ E पॉजिटिव एट पोजीशन C9 is more stable as compared to attack at the C1 or C2. Since C9 and C10 are equivalent position, so these positions have greater reactivity as compared to the other position. ठीक है, this concept and extrapolation also apply for the electrophilic addition reaction. ठीक है, electrophilic addition में भी वो C9 और C10 पे जाएगा क्योंकि उसमें भी कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है। और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मेरा बन रहा है तो सेम रिएक्टिविटी होगी C9 और C10 की, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मेरा 2 नंबर का आ जाता है कई बार कि गिव द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। अब ध्यान रखना ये एडिशन है, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इसमें ऐड होगा, ठीक है, निकलेगा कुछ नहीं। तो जैसे मेरे पास ये एंथ्रासीन है तो इलेक्ट्रोफाइल आया, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो 9th पोजीशन पे जाएगा। क्यों जाएगा ये आपको पीछे पता चल गया। तो E यहाँ पे जुड़ गया, इस तरीके से आपको पता है कि ये भी यहाँ मूवमेंट होगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यहाँ जुड़ जाएगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एडिशन प्रोडक्ट बन गया। इसमें जुड़ेगा ही जुड़ेगा, पहले E जुड़ा फिर Z जुड़ा, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन रिएक्शंस। तो एडिशन रिएक्शन जनरली होती हैं आपकी 9th और 10th पोजीशन पे, ठीक है। तो ये जो थी वो आपके पास मैकेनिज्म की थ्योरी थी। अब इसके बाद जो है वो आपके पास क्या आ जाती हैं, रिएक्शंस जो है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आ जाती हैं। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में सबसे पहले आप देखो हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन देखो मैं जल्दी करवाऊंगा आपको ये फास्ट। एंथ्रासीन है तो जब भी इसकी हेलोजिनेशन होगी रूम टेम्परेचर पे होगी तो एडिशन प्रोडक्ट बनता है Cl इधर बन जाएगा 9,10 डाइहाइड्रो 9,10 डाइक्लोरो एंथ्रासीन। और अगर हाई टेम्परेचर पे होगी 373 केल्विन पे होगी CuCl2 की प्रेजेंस में होगी तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो मेजर होता है 9th पे 9 क्लोरो एंथ्रासीन, ठीक है। माइनर में आपको 9,10 डाइक्लोरो एंथ्रासीन भी जो है मिल जाती है। अब ये बोलता है अगर आप इसको हीट करोगे, ये जो एडिशन प्रोडक्ट है इसको हीट करोगे तो यहाँ से HCl निकल जाता है और मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट 9 क्लोरो यही मिल जाता है, ठीक है। सिमिलर रिएक्शन इज विद ब्रोमीन। अगर आप यहाँ Br2 इन CS2 लोगे और Br2 को हीट करोगे तो Cl की जगह क्या लिखा हुआ मिलेगा Br। तो ये आपको याद रखनी है, थोड़ी सी क्रैमिंग है इसमें और कुछ भी नहीं है। नाइट्रेशन देखो कई बार वो पूछ लेता है कि नाइट्रेशन जो है वो एंथ्रासीन की किसकी प्रेजेंस में की जाती है, तो वो की जाती है नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। तो जब भी नाइट्रेशन की जाती है तो आपको पता है कि इसमें हम नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इस केस में मेरे को मिक्सचर मिलता है, ठीक है, 9 नाइट्रो एंथ्रासीन एंड 9,
10 डाई नाइट्रो एंथ्रासीन। ठीक है, तो ये जो है वो मेरे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन थी नाइट्रेशन की। उसके बाद है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो आपको पता है सॉल्वेंट डिपेंडेंट होती है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, एस्टाइल क्लोराइड अगर आप लोगे AlCl3 AlCl3 और C2H4Cl2 है ना, तो ये आपके पास जो है वो डाईइथाइलिन क्लोराइड है, और ये यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन मैंने लिया। तो आपको पता है कि सॉल्वेंट डिपेंडेंट है। नाइट्रोबेंजीन जो होता है वो बल्कि कॉम्प्लेक्स बना देता है। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद AlCl3 एंड एस्टाइल क्लोराइड विच इज ए बल्कि रिएजेंट एंड इट प्रेफर्स, ये बाहर वाली पोजीशन को ही प्रेफर कर लेता है C1 को, यहाँ ही एसिटाइलेशन कर देता है। तो देयरफॉर 1 एसिटाइल एंथ्रासीन इज द मेजर प्रोडक्ट जब नाइट्रोबेंजीन लगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल लेते हो, छोटा जो है वो इसमें सॉल्वेंट लोगे C2H4Cl2, तो वो अपनी 9th पोजीशन पे जो है वो जाके एसाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। तो ये रीजन जो है वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है सल्फोनेशन की बारी आती है। तो सल्फोनेशन जो होती है वो डाइल्यूट H2SO4 या कंसंट्रेटेड H2SO4 दोनों में प्रोसीड कर जाती है। तो सल्फोनेशन जो होती है वो बेसिकली 9 और 10 पे जो है वो SO3H जुड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक केस में ये फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ जाता है और सेकंड केस में जो है वो ये SO3H जो है वो आपका सेकंड पोजीशन पे जुड़ जाता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट आइसोमर होता है ये लो टेम्परेचर पे स्टेबल होता है और आपका ये हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होता है। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि सल्फोनेशन जो है वो 9th 10th को पोजीशन को छोड़ के क्यों फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे हो रही है। ठीक है, 9th और 10th पे क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। उसका आंसर है स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन रिसेंटली HPU में जो था वो पूछा गया था। ठीक है, तो देखो इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे, ये वाली डायग्राम ड्रॉ करोगे एंथ्रासीन की, SO3H ऐसे ड्रॉ करो, ये हाइड्रोजन इसके ऐसे ड्रॉ कर दो। इनको बोलते हैं पेरी हाइड्रोजन, इनको क्या बोल देते हैं, पेरी हाइड्रोजन। तो देर इज ए रिपल्सन बिटवीन पेरी हाइड्रोजन एंड द बल्कि SO3H ग्रुप। अगर ये 9th पे लगता है, देखो स्टीरिक हिंड्रेंस है यहाँ पे, तो स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से SO3H ग्रुप जो है वो 9th पोजीशन पे नहीं लगता, बल्कि इधर लग जाता है साइड पे। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे लग जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो आपके पास लग जाएगा, लेकिन मेजरली ये सेकंड पोजीशन पे ही लगता है। तो 2 सल्फोनिक एसिड जो है वो आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। सल्फोनिक एसिड इज ए बल्कि ग्रुप एंड एट पोजीशन 9 देयर आर स्टीरिक इंटरेक्शन from adjacent hydrogen. However, there are less or no such steric hindrance is observed at position 1 and 2. So during sulfonation, sulfonic acid group is directed to the position 1 and 2 instead of 9 and 10, है ना। तो ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने ड्रॉ करके आनी है। ठीक है, उसके बाद देखो क्लोरोमिथाइलेशन एक आपके पास रिएक्शन होती है। तो क्लोरोमिथाइलेशन जो है वो आपके पास जो है वो इसको कैसे जो है वो आप समझोगे, ये फॉर्मेल्डिहाइड और HCl की प्रेजेंस में होती है। तो इसमें क्लोरोमिथाइल ग्रुप जो है वो जुड़ जाता है। तो क्लोरोमिथाइल ये Cl हो गया और ये CH2 हो गया, ये ग्रुप जुड़ जाएगा CH2Cl, है ना, 9th पोजीशन पे। उसके बाद फॉर्माइलेशन। तो फॉर्माइलेशन बिल्समीर हैक रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। ये डाईमिथाइल फॉर्मामाइड की प्रेजेंस में होती है, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। तो इसमें क्या होगा कि ये जो फॉर्माइल ग्रुप होता है ये जुड़ जाएगा 9th पोजीशन पे, C डबल बॉन्ड O, फॉर्माइल ग्रुप बोलते हैं इसको। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, रेस्ट जो है वो यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगी, वो बाई प्रोडक्ट होगा CH3 एंड CH3। फिर रिडक्शन रिएक्शन आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है रिडक्शन रिएक्शन इसकी। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में रिडक्शन रिएक्शन। तो एंथ्रासीन जब सोडियम और आइसोअमाइल अल्कोहल, ये आइसोअमाइल अल्कोहल होता है C5H11OH, ये मैंने नेफ्थलीन में भी जो है वो डिस्कस किया था। तो उसमें इसकी रिडक्शन हो जाती है बीच वाले रिंग की, तो उसको बोलते हैं 9-10 डाईहाइड्रो एंथ्रासीन। बाकी रिंग एज इट इज रहेंगे, क्योंकि ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है। बीच वाले किस लिए हो जाती है, क्योंकि मेरे पास इसको रिड्यूस करने के बाद जो है वो 2 बेंजीन रिंग मिल जाते हैं इंडिविजुअल। तो रेजोनेंस एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है 2 बेंजीन रिंग्स की। अगर मेरे पास जो है निकल की प्रेजेंस में इसको हीट कर देंगे थोड़ा सा, तो इसकी कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगी तीनों रिंग की, तो बन जाएगा पर हाइड्रो एंथ्रासीन। ठीक है, अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो, ठीक है, अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो सोडियम क्रोमेट और H2SO4 की प्रेजेंस में या डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो एंथ्राक्विनोन बन जाता है। ठीक है, तो हाउ विल यू कन्वर्ट एंथ्राक्विनोन फ्रॉम एंथ्रासीन बाय ऑक्सीडेशन विद डाइल्यूट HNO3 एंड सोडियम क्रोमेट H2SO4। तो HNU की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में जो है वो यहाँ पेरोक्साइड बन जाता है ना, O2 की प्रेजेंस में तो ये पेरोक्साइड लिंकेज बन जाती है बीच में। तो ये सारी एडिशन रिएक्शन है, ये सारी बीच में हो रही हैं। ठीक है, बीच वाले जो है वो रिंग में। डाईएल्डर रिएक्शन, तो आपके पास डाईएल्डर रिएक्शन भी ये शो करता है, अगर आप एंथ्रासीन लोगे और मैलिकन हाइड्राइड लोगे तो ये वाला रिंग जो होता है बीच वाला, ये बॉन्ड बना देगा इस कार्बन आइटम के साथ, ये भी इस कार्बन आइटम के साथ क्या बना देगा, बॉन्ड बना देगा। देखो ये वाला, ये दर्शाया हुआ मैंने बॉन्ड, और यहाँ से पाई बॉन्ड जो है वो, यही इसके जो 2 पाई बॉन्ड होते हैं वही जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें बॉन्ड बनाने में। ठीक है, और यहाँ आई थिंक इसमें डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है,
सो ये जो है वो आपके पास जो है वो इसका प्रोडक्ट है, इसको एंडो प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, आप इतना भी ड्रॉ करोगे तब भी जो है वो सफिशिएंट है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके पास जो है वो दो और रिएक्शन आती है, डाइमराइजेशन। ये यूवी लाइट की प्रेजेंस में जो है वो आपका जो है वो डाइमराइज कर जाता है। ठीक है, तो डाइमराइज मतलब ये बीच में से आपने इसको ऐसे डाइमराइज कर देना है, इसने जी बीच में डाई बॉन्ड बना दिया, बाकी रेस्ट एज इट इज़, है ना। ये देख लेना आपने लाइट की प्रेजेंस में, इसको बोलते हैं डाई एंथ्रासीन। तो ये भी पूछा गया था एक बार कि हाउ विल यू प्रिपेयर डाई एंथ्रासीन फ्रॉम एंथ्रासीन। पिक्रेट फॉर्मेशन, वैसे ही पिक्रिक एसिड आपने लिया, एंथ्रासीन लिया, इनको दोबारा ऐसे बना देना एंथ्रासीन पिक्रिक एसिड, और यहाँ से डॉटेड लाइन बना देनी, तो ये रेड कलर का पिक्रेट बन गया आपके पास। ठीक है, अब रही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात, तो इस चैप्टर के जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो जो आपके एचपीयू के एग्जाम में जो हैं वो पूछे गए हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये सेक्शन सी होता था उस टाइम। ठीक है, तो देखो ये बोलता है कि हाउ विल यू ब्रिंग द फॉलोइंग कन्वर्जन, नेफ्थलीन इनटू टेट्रालीन। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है नेफ्थलीन इनटू थैनालिनिक एसिड कैसे आप बनाओगे। ठीक है, नेफ्थलीन इनटू 1,4 डाईहाइड्रो नेफ्थलीन कैसे बनाओगे। तो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, इसके आंसर जो है वो आप अपने नोट्स में जो है वो लिखोगे, क्योंकि हो सकता है आपको ये एग्जाम में आ जाए, हाउस टेस्ट में आ जाए। Why does सल्फोनाइजेशन ऑफ एंथ्रासीन अकर मेनली एट पोजीशन 2 एंड नॉट एट पोजीशन 1? मैंने अभी बताया आपको, उसमें आप वो डायग्राम ड्रॉ करके आओगे, पेरी हाइड्रोजन वाला, और स्टीरिक हिंड्रेंस जो है वो उसमें होती है। डिस्कस द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन नेफ्थलीन, ये मैं कल आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि नेफ्थलीन के केस में जो है वो कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जाएगा, तो आप उसके वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करके आओगे। ठीक है, तो ये डाइज वाले के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैंने अभी आपको ये करवाए नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो आपको थोड़ा सा जो है वो मैं बता दूं कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो रहेंगे। ठीक है, तो और इसमें एक और पेपर है मेरे पास। ठीक है, इसमें देखो ये पूछा गया है, डिस्कस द मैकेनिज्म एंड ओरिएंटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन नेफ्थलीन, ये कल किया। हाउ विल यू एक्सप्लेन द ग्रेटर रिएक्टिविटी ऑफ पोजीशन 9 एंड 10 इन एंथ्रासीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डिस्कस द एसिटाइलेशन ऑफ नेफ्थलीन इन CH2 एंड इन नाइट्रोबेंजीन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोबेंजीन के केस में एक्सेप्शन बन जाएगी, क्योंकि वो बल्कि ग्रुप होता है, और CH2 के केस में जो है वो नॉर्मली वो नेफ्थलीन जो है वो शो करेगा एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपसे ये क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। ठीक है, और ये थोड़ा सा मैं आपको फोकस कर देता हूँ, ये यूवी के क्वेश्चन आपको इस तरीके से आ सकते हैं। व्हाट आर द कंडीशन फॉर ए गुड सॉल्वेंट इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम, हाउ डज द चेंज इन पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट अफेक्ट द ट्रांजिशन। और ये लैम्डा मैक्स वाला क्वेश्चन होता है, ये मैंने हाउस टेस्ट में आपको डाला हुआ है। तो इस तरीके से जो है वो आप देख सकते हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, गुड लक स्टूडेंट्स, थैंक यू।